हेलो दोस्तों, इंडिया में इलिटरेट लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है, लेकिन 15 टू 24 ईयर्स के ग्रेजुएट्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है। ऐसा लगता है कि इस देश में लोग जितने पढ़े लिखे होते हैं उनके अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन किसी काम का नहीं है, लेकिन शायद एजुकेशन ऐसे एस्पिरेशंस बनाता है जो हमारी इकोनॉमी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। वहीं इलिटरेट लोगों को सरवाइव करने के लिए जो काम मिल पाता है वो उसे ही कर लेते हैं। एक ग्रेजुएट बेटर जॉब के लिए इंतजार करता है और कई लाखों ऐसे लोगों के लिए वो बेटर जॉब्स कभी आती ही नहीं है। ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट पिछले 40 सालों का लेबर डेटा ट्रैक करता है। ये रिपोर्ट दिखाता है कि सबसे यंग ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट 1983 से 35 टू 40% में ही फंसा हुआ है। कंडीशंस लिबरलाइजेशन, आईटी बूम, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप रेवोल्यूशन के थ्रू ऐसी ही रही हैं। इनमें से किसी के कारण एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट यंग इंडियंस की क्लासरूम से जॉब सर्च और फिर वहां से लेबर मार्केट तक के लाइफ साइकिल को फॉलो करता है और कुछ आसान सवाल पूछता है। तीनों स्टेजेस में मिलने वाले आउटकम्स काफी सीरियस हैं। अब इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट पे न्यूट्रिशन, अपब्रिंगिंग, ज्योग्राफी, हाउसहोल्ड वेल्थ से सोशल नेटवर्क्स का कनेक्शन और कई और चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ये रिपोर्ट एजुकेशन और स्किलिंग पे फोकस करता है, क्योंकि गवर्नमेंट और मार्केट ने इन दोनों लेवल्स को ही पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा मूव करने की कोशिश की है। रिपोर्ट ने ढूंढा कि शायद ये लेवर्स बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। हम इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स का इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए क्या मतलब है? इंडिया में 15 टू 29 ईयर्स के एज के 36.7 करोड़ लोग हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है और इंडिया के वर्किंग एज पॉपुलेशन में 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वर्किंग एज के लोगों का उनके डिपेंडेंट से रेशियो 2030 तक पीक होना एक्सपेक्टेड है। 2030 से ये रेशियो परमानेंटली कम होता रहेगा, क्योंकि यूथ का शेयर कम होगा और एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। अगर उन लोगों को ना गिना जाए जो अभी भी एजुकेशन में है, तो हमारे पास 26.3 करोड़ इंडियंस हैं जिन्हें इकोनॉमी को प्रोडक्टिवली अब्सॉर्ब करना होगा। टाइम कम हो रहा है और पाइपलाइन के हर स्टेप में, मतलब एजुकेशन, जॉब सर्च और एम्प्लॉयमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करेंगे, फिर हम अपना फोकस जॉब सर्च में शिफ्ट करेंगे, एंड में हम लेबर मार्केट के करंट कंडीशंस को भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद से इंडिया ने दुनिया के सबसे बड़े हायर एजुकेशन सिस्टम्स में से एक बनाया है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस 42 टाइम्स बढ़ गया और इस एक्सपेंशन का 80% प्राइवेट प्रोवाइडर्स से आया। कॉलेज डेंसिटी भी इंप्रूव हुई। 2010 में 1 लाख यूथ के लिए 29 कॉलेजेस थे। 2021 तक ये नंबर 45 तक बढ़ गया। 15 टू 19 ईयर्स के मेन में एनरोलमेंट भी 1983 के 49% से 2023 के 73% तक बढ़ गया। वुमेन के लिए ये जंप और भी बड़ा था। ये नंबर 38% से 68% तक बढ़ गया। इंडिया का टर्शियरी एनरोलमेंट रेट भी बढ़ा। ये अब 28% पे है। ये इंडिया के इनकम लेवल के देशों के बराबर है। जैसे भी देखो, ये एक्सपेंशन काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन रिपोर्ट ने ये दिखाया कि क्वांटिटी में ये ग्रोथ लाने के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और क्वालिटी लाने के लिए इक्विटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या AICTE रेकमेंड करता है कि एक टीचर 15 टू 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाए, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस का करंट एवरेज 28 स्टूडेंट्स है और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का एवरेज 47 स्टूडेंट्स है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने कैपेसिटी से 2 to 3 टाइम्स पे चल रहा है। किसी क्लासरूम में बैठने और कुछ एक्चुअली सीखने का लिंक इतना वीक हो चुका है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के हिसाब से सिर्फ 43% ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयर्स जॉब रेडी मानते हैं। फिर आता है इक्विटी। 2007 से 2017 तक हाउसहोल्ड्स के सबसे पुअर क्वार्टाइल से एनरोलमेंट्स लगभग डबल हुए और 8% से लगभग 15% तक पहुंचे। ये सुनने में प्रोग्रेस जैसे लगता है, लेकिन एक बार ये देखो कि ये फैमिलीज कहाँ एनरोल कर रहे हैं। रिचर हाउसहोल्ड से यूथ का इंजीनियरिंग या मेडिसिन जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज में जाने का चांस ज़्यादा होता है, जिससे ज़्यादा स्टेबल करियर्स बनते हैं। पुअर हाउसहोल्ड ज़्यादातर लो कॉस्ट ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स प्रोग्राम्स में ही जा रहे हैं, जिनके एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स भी वीक हैं, और ये गैप टाइम के साथ बस बढ़ा है। आफ्टर ऑल, एक इंजीनियरिंग डिग्री का मीडियन कॉस्ट साल का 1.23 लाख रुपीज़ है, और ये इंडिया के सबसे पुअर हाउसहोल्ड्स के पूरे एनुअल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से भी ज़्यादा है। उनके लिए एक प्रोफेशनल डिग्री मिल पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है।
इन हाउसहोल्ड्स को हायर एजुकेशन में जाते देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन ये ज़्यादातर ऐसे ट्रैक्स पे जा रहे हैं जो कई बार सबसे कम रिटर्न्स देते हैं। और पहले से ज़्यादा यंग मैन ये देख रहे हैं और वो कॉलेजेस से ड्रॉप आउट कर रहे हैं। 2017 से 2024 तक मेल टर्शियरी एनरोलमेंट एक्चुअली 38% से 34% तक कम हो गया। जब इसका कारण पूछा गया तो 72% लोगों ने कहा कि उन्हें हाउस होल्ड इनकम सपोर्ट करने थे। 2017 में ये रेशियो 58% था। ये कई डेकेड्स के ट्रेंड का रिवर्सल है। एक टियर 3 प्राइवेट डिग्री का इनके लिए अब कोई मैथमेटिकल सेंस ही नहीं है। और एजुकेशन के बाद क्या होता है? 2004-05 और 2023 के बीच हर साल लेबर मार्केट में लगभग 50 लाख ग्रेजुएट्स ऐड हो रहे थे। उनमें से लगभग 28 लाख को किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी और इसमें से भी कुछ ही लोगों को सैलरीड काम मिल रहा था। अगर किसी यंग मेल ग्रेजुएट्स के ग्रुप को अनएम्प्लॉयड होने के बाद से ट्रैक किया जाए तो उनमें से सिर्फ आधे को साल भर के अंदर कोई काम मिल पाता था, लेकिन सिर्फ 7% को कोई परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मिला और सिर्फ 3.7% को वाइट कॉलर रोल्स मिले। बाकियों को इनफॉर्मल, टेम्पररी या गिग बेस्ड कामों में सेटल करना पड़ा। इंडिया का जॉब मार्केट दो पैरेलल वर्ल्ड्स में डिवाइडेड है। एक तरफ है छोटा फॉर्मल सेक्टर जो 7% से कम वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है, और दूसरी तरफ है बहुत बड़ा इनफॉर्मल इकोनॉमी जहां बाकी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डेली वेजेस और जॉबलेसनेस के बीच साइकिल करते रहते हैं। इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच में बहुत कम कनेक्शन है। SWI का रिपोर्ट इस सिचुएशन में एक यूथ सेंटर्ड एंगल जोड़ता है। रिपोर्ट ने 2 स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई किए जिसे लोग अडॉप्ट करते हैं, जिससे यूथ फॉर्मल सेक्टर एंटर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तरीका है क्यूइंग। इसका मतलब है पूरे लेबर फोर्स से बाहर रह के गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स की स्टेबिलिटी, बेनिफिट्स और सोशल प्रेस्टीज को प्राइवेट जॉब्स मैच नहीं कर सकते हैं, और इंडिया के लिए ये सबसे हाईएस्ट एस्पिरेशंस में से एक भी है। लेकिन ये एक लॉटरी जैसा है। गवर्नमेंट हायरिंग कई डेकेड से कम हो रही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस रेट भी बहुत कम है। फिर भी लाखों यंग इंडियंस, खास करके वेल्दियर हाउसहोल्ड से इस क्यू में कई सालों के लिए लगे रहते हैं। इस पीरियड में इन्हें ना कोई एक्सपीरियंस मिलता है और ना ही कोई इनकम। दूसरा स्ट्रैटेजी है फॉल बैक। इसमें लोग कोई भी इनफॉर्मल काम ले लेते हैं जो अवेलेबल हो। ये उन लोगों की रियलिटी है जो वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये फॉल बैक काम इनके लिए परमानेंट बन जाता है। इसमें एक स्कारिंग इफेक्ट होता है, मतलब कई सालों के लिए लो प्रोडक्टिविटी, इनफॉर्मल काम करना लोगों के स्किल्स और कनेक्शंस को कम कर देता है, जिससे इनका फॉर्मल सेक्टर में जा पाना मुश्किल हो जाता है। माइग्रेशन इसमें एक टेम्पररी रिलीफ देता है, और ये इंडिया के यूथ लेबर मार्केट के काम करने के तरीके का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। बिहार और यूपी जैसे यंगर लेकिन पुअरर स्टेट्स के पास बल्क में यूथ तो है, लेकिन इनके लिए काफ़ी जॉब्स नहीं है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के पास जॉब्स हैं, लेकिन इनका वर्क फोर्स एजिंग है, तो यंग लोग यहाँ मूव करते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल आता है जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। क्या इससे रीजनल मिसमैच सॉल्व हो रहा है या ये और बढ़ रहा है? अगर बिहार के सबसे एजुकेटेड लोग बैंगलोर या दिल्ली चले जाते हैं तो उन्हें बेटर आउटकम्स मिल सकते हैं, लेकिन बिहार से वो ह्यूमन कैपिटल कम हो जाता है जिसकी इसके इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस स्टेट से लोग जाते हैं वो स्टेट लो स्किल, लो इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम और हमेशा के लिए अपने यूथ को दूसरे स्टेट्स में भेजता रह जाता है और इन्हें कभी एम्प्लॉय नहीं कर पाता। और उन लोगों का क्या होता है जो लेबर मार्केट एंटर ही नहीं करते? हेडलाइन ट्रेंड ये है कि इंडिया का यूथ पुराने जनरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से एग्रीकल्चर छोड़ रहा है। यंग मैन में एग्रीकल्चर में शेयर 1983 से 2023 तक लगभग 57% से 27% तक गिर गया। यंग वुमेन में ये नंबर 75% से 49% तक गिर गया। थ्योरी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ही दिखना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जा कहाँ रहे हैं। चाइना, साउथ कोरिया और ईस्ट एशिया के बड़े हिस्से में जो मॉडल काम किया उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग उन वर्कर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा जो फार्मिंग छोड़ रहे हैं। इंडिया में ऐसा उस स्केल में नहीं हुआ है जितनी ज़रूरत है। जो यंग मैन एग्रीकल्चर से निकल रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन, रिटेल, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, यानी वो लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स जो उम्र में बड़े और कम एजुकेटेड वर्कर्स को लेता है। रिपोर्ट इसे मिसिंग मिडल कहता है। औरतों के लिए सिचुएशन काफ़ी अलग है। एजुकेशन के थ्रू ये हायर प्रोडक्टिविटी वर्क में एंटर कर पाती हैं। ग्रेजुएट वुमेन आईटी, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, हेल्थ केयर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में उन रेट्स में एंटर कर रही हैं जो उनसे पुराने फीमेल ग्रोथ से बहुत ज़्यादा तेज़ है। ग्रेजुएट अर्निंग्स में जेंडर गैप भी पहले से काफ़ी कम हुआ है। यंग ग्रेजुएट वुमेन अब अपने मेल काउंटर पार्ट्स जितना ही कमा पा रही हैं। ये एक जेन्युइनली अच्छा शिफ्ट है जिसे रिपोर्ट ने कवर किया, लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं।
ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लगभग 35% पे ही फंसा हुआ है। रिपोर्ट ने 2017 से ओन अकाउंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में औरतों की एंट्री में 4 गुना एंट्री नोट किया, लेकिन ये कैटेगरी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं दिखाता, ये एक डिस्ट्रेस का सिग्नल है। कुछ और शिफ्ट्स भी हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन में भेदभाव अब कम हो रहा है। एससी और एसटी वर्कर्स टिपिकली लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े थे, लेकिन इनका इस इंडस्ट्री में शेयर अब कम हो रहा है। एससी और एसटी का इन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूशन 1983 के 40% से 2023 तक 24% तक कम हुआ है। यंगर ग्रुप्स अब अपना फ्यूचर एस्पिरेशन के हिसाब से चूज कर रहे हैं और ना कि जनरेशन से पास्ड ऑन आइडेंटिटी के बेसिस पे। अब ये जिन सेक्टर्स में मूव करते हैं वो मीनिंगफुल वेजेस और कंडीशंस देते हैं या नहीं, ये एक अलग सवाल है। रिपोर्ट इस सवाल को एक्नॉलेज तो करता है, लेकिन इसका कोई ठोस जवाब नहीं देता। रिपोर्ट का टाइमलाइन माने तो अगले 4 सालों में हमारा डेमोग्राफिक विंडो खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के 36.7 करोड़ लोग हमारे देश के ग्रोथ का इंजन बनेंगे या हम अमीर होने के पहले ही बुढ़े हो जाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।